आवाज आ रही है। यस सर, आ रही है। So today is paper 2B now. Start with 2B. 2B is one of the most dynamic papers along with some conventional aspect also. Dynamic इसीलिए because nature of questions is changing based on current affairs. जो रिलेशन न्यूज में होता है वो पूछते हैं। कन्वेंशनल इसीलिए क्योंकि जो रिलेशन आज न्यूज में था वो कल भी न्यूज में था। विच शोज कि अगर इंडिया रशिया वो आज पूछ रहे हैं, करंट इवेंट ही तो बदल रहा है, रिलेशन तो सेम ही है। नाम में कुछ बदल ही नहीं रहा। इंडिया अफ्रीका में पॉलिसी में ऐसा ऐसा कोई चेंज नहीं है। इंडिया यूएस की पॉलिसी में सिर्फ इवेंट चेंज हो रहे हैं, पॉलिसी सेम रहने वाली है। चलो, नाउ टॉपिक वन। टॉपिक वन इज डिटर्मिनेंट्स ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी। नाउ whenever while reading this topic, always remember few things. One is what is Indian foreign policy. Second is the environment in which our foreign policy operate. Third is the agencies. Means federalism, parliament, institutions like MEA, PMO, etc. Their role. Next is scholars, both traditional plus neo. यहाँ पे स्कॉलर्स इस यूनिट में थोड़ा सा स्कॉलर्स का रोल ज्यादा हो जाता है। सिंपल रीजन है, बिकॉज अगर आपको कोई भी बात सब्सटेंशिएट करनी है, सो ज्योग्राफी लिखने से आंसर पूरा नहीं हो जाएगा। अगर वो पूछ रहा है डिटर्मिनेंट ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी एंड यू आर राइटिंग ज्योग्राफी, सो इट विल नॉट फुलफिल योर आंसर। You have to show some illustration. Next comes current affair. The mastery you will have on current affairs, this unit will become more simplified for you. And the less aware you are of current affairs, उतना ही कॉम्प्लिकेट हो गया आपके लिए यूनिट। पूरा टू बी कॉम्प्लिकेटेड है बिना करंट अफेयर्स के। रटिफिकेशन हो जाता है फिर। चलो, हाँ। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात, डिस्क्लेमर पहले दे दे रहा हूं मैं। डिस्क्लेमर ये है, वेन एवर यू आर रीडिंग टू बी, ऑलवेज रिमेंबर द environment in which Indian foreign policy is operating. At times we assume that Indian foreign policy is pessimistic. हम कुछ नहीं कर रहे हैं, but it is the hostile environment that we operate with two nuclear nations bordering us, one bully sitting in Atlantic Ocean, and the crumbling of international atmosphere leaves this nation at the mercy of God. There is no other option. ठीक है, so be pessimistic नहीं होना है, ऑप्टिमिस्टिक होकर यूनिट पढ़नी है हमेशा। इसलिए आपके सजेशंस हमेशा अच्छे हो जाएंगे। बेसिकली माय suggestion is do not over criticize the Indian foreign policy. Same goes for interview. Interview में भी same. Whenever they're asking, do not over criticize Indian foreign policy because hostile environment में हम ऑपरेट करते हैं। चलो, स्टार्ट करते हैं। बेसिक से स्टार्ट करेंगे फिर से, जैसे हर साल हर बार करते आए हैं। द फर्स्ट इज विच डिटर्मिनेंट। पहला क्वेश्चन 2016 का ही है। विच डिटर्मिनेंट फैक्टर
play an important role in making of Indian foreign policy. Now, अब एक क्वेश्चन आगे भी आएगा एक्सटर्नल डिटर्मिनेंट का, एक क्वेश्चन और आगे आएगा इंटरनल का। सो इसमें हम थोड़ा थोड़ा सब समझते हुए चले जाएंगे। इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में आपके पास दो तरीके हैं। वन इज यू डिफाइन फॉरेन पॉलिसी with help of either you can use Morgenthau, you can use Joseph Nye, any scholar of 2A that you know, किसी की डेफिनेशन आपके फॉरेन पॉलिसी की आप यूज कर सकते हो, और यू कैन यूज एनी स्पेसिफिक स्कॉलर जिन्होंने इंडियन फॉरेन पॉलिसी के बारे में बोला हो। तो आप फॉरेन पॉलिसी से भी स्टार्ट कर सकते हो एंड इंडियन फॉरेन पॉलिसी से भी स्टार्ट कर सकते हो। सो कांति वाजपेयी ने इंडियन फॉरेन पॉलिसी को डिफाइन किया। ही सेज दैट इंडियन फॉरेन पॉलिसी is framed as external engagement with internal adjustment. So Indian foreign policy is the sum of both. आप इसमें रॉबर्ट पुटनाम भी यूज कर सकते हो। क्या है रॉबर्ट पुटनाम की थ्योरी? बताओ क्या है। रॉबर्ट पुटनाम की थ्योरी है टू लेवल गेम। एक तो इंडिया में डोमेस्टिक लेवल है जो इंटरनल है, दूसरा है इंटरनेशनल विच इज एक्सटर्नल। आप दोनों यूज कर सकते हो। नाउ कम्स द डिटरमिनेंट। नाउ डिटरमिनेंट में पहला फैक्टर इज ज्योग्राफी। ज्योग्राफी किसी लिए बिकॉज इंडिया हैज अ वास्ट कोस्ट लाइन which is giving it proximity to both Indo-Pacific region along with West Asia। दोनों का इंडिया फ्यूज कर जाता है बीच में। फॉर एग्जाम्पल इसमें आप लिंक कर सकते हो दैट सी राजामोहन सेज दैट इंडियन ज्योग्राफी pushes India from continental to maritime strategic thinking। Example quad optimizing India geography। दूसरा डिटर्मिनेंट हिस्ट्री। हिस्ट्री कैसे? पार्टीशन, 1962 वॉर, hostilities with Pakistan in the early years of independence are still framing India's foreign policy with these two nations. Also, our idea of Panchsheel is driven from Nehruvian idealism, which is again rooted in India's struggle for independence. So, history भी determine करती है Indian foreign policy को. Next comes domestic politics. Domestic politics कैसा करती है? Coalition government, federalism, federal organs, they act as a veto player. Coalition ऐसे that Tamil Nadu Indian government का intervention in Sri Lanka. It was due to the coalition regime कि इनको करना पड़ा. Next, political economy. Political economy means the need of India. For example, we bought Russian oil against our own principles of peace, but it was nothing but a geo-economic stance. For example, इंडिया का रशिया से ऑयल परचेस, दो रशिया एंड यूक्रेन वर इन वॉर, सो आइडियली हमको वहां नहीं जाना चाहिए था बीच में, हमको वहां ट्रेड नहीं करना चाहिए था बिकॉज इट इज अगेंस्ट द प्रिंसिपल्स ऑफ नॉन वायलेंस, बट इट इज जियो इकोनॉमिक्स, वी वर गेटिंग चीप ऑयल, वी बॉट इट। नेक्स्ट, इंस्टीट्यूशंस। फॉर एग्जांपल डिप्लोमेसी एज कैपेबिलिटी। नेक्स्ट डिटरमिनेंट is international system. For example, our foreign policy is very much representative of what is the world order. During 19 during the era of Cold War, India was for NAM, which was for Third World, clearly indicating that world is now distributed into two poles. Post 1991, there was unipolar world, so we shifted to US.
And now post 2007 there is a rise of multipolar worlds. So post 2007 India has been active in institutions like BRICS, G20, SCO, clearly highlighting that the polarity shift is visible in Indian foreign policy making. So it is acting as a determinant. Next determinant, neighborhood compulsions. For example, our foreign policy is very much determined by what is happening in our neighborhood. TCA Raghavan says, TCA Raghavan was a foreign diplomat basically. So he says that history plus domestic politics in neighbor, plus domestic politics in neighborhood shapes India's foreign policy options. How it is shaping? In Bangladesh, we are witnessing a crisis. In Nepal, we witness the crisis. In Myanmar, we are witnessing the crisis. Nepal, Myanmar, mein, there was a coup, military coup, and now we are on the events of suspending FMR regime. Pakistan, mein, we got into Operation Sindoor. Now our foreign policy is abeyance of Indus Water Treaty. So this is nothing but determinant. Now comes the you will write the Indian foreign policy factors are not operating in isolation, but they also interact. For example, geography integrates with technology to lead SCRI. SCRI is what? Indo-Pacific plus supply chain. So economy in 2026 is integrating with international system, leading to sanctions, market access. So next is conclusion आप बताओगे that Indian foreign policy in the 21st century should not be the escaping of determinants. We should not escape our determinant, but we should optimize them for our own national interest. Optimize them for national interest promotion. क्लियर हुआ? यस सर। समझ में आया कि नहीं आया पहला क्वेश्चन? यस सर। सर आ गया, डिटरमिनेंट्स तो लिखने थे सर, इसमें इजी था, बस उसमें फैक्ट्स डालने हैं आपको, करंट वाले। नेक्स्ट, एग्जामाइन द इंडियन नेशनल मूवमेंट एंड ज्योग्राफी. सो ज्योग्राफी तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, इंडियन नेशनल मूवमेंट करना है. सो इंडियन नेशनल मूवमेंट से क्या है? इंट्रोडक्शन कंक्लूजन मैं इसका नहीं बताऊंगा आपको, कि पीछे वाला सेम जाएगा. सो इंडियन नेशनल मूवमेंट से क्या आया? वी गॉट द पॉलिसी ऑफ एंटी इंपीरियलिज्म एंड डीकोलोनाइजेशन फॉरेन पॉलिसी. फॉर एग्जांपल, we got NAM. Next, we got the idea of strategic autonomy from Indian independence movement, because we wanted कि we should not be colonized again. So today, where it is visible is we are organizing Voice of Global South Summit. South Summit. तीसरा, from independence we got the idea of peaceful existence. So Indian foreign policy of Gujarat Doctrine in Neighborhood. It is about peaceful existence. Panchil, peaceful existence. So इसमें आप लिख सकते हो. You can quote शिशिर गुप्ता. इनकी बड़ी अच्छी बुक है, India and Regional Integration in Asia. He says that India's attempt to balance power with legitimacy. So Indian national movement से we got the idea of realism plus moral idealism. So ये जो moral idealism है और realism है, this is nothing but India's attempt to balance power and legitimacy. ठीक है, ये तीन आइडिया है हमको इंडिपेंडेंस मूवमेंट से. ज्योग्राफी कैसे होगा? ज्योग्राफी तो बताने की जरूरत भी नहीं है, अभी हमने डिस्कस किया है दैट ज्योग्राफी डिटरमाइंस इंडिया का डुअल आइडेंटिटी. सीरा जमोहन अभी बताया पीछे मैंने.
Next, geography also gives us neighborhood compulsion. For example, proximity creates permanent entanglement. कौटिल्य लिंक करो इसमें. तीसरा, geography is giving India access to vast areas of India Ocean region, so India becomes net security provider of India Ocean region. Geography also gives us continental linkages. वही पूरे ऊपर वाले को एक्सप्लेन करते चले जाना है नीचे की तरफ. नाउ कम्स दी. ठीक है. अब इसका बताओगे इंटरएक्शन. ज्योग्राफी एंड नेशनल मूवमेंट इंटरैक्ट ऑल्सो. हाउ डू दे इंटरैक्ट? दैट जो नेशनल मूवमेंट है, इट सेज दैट यू शुड गो फॉर स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी प्लस पीसफुल एग्जिस्टेंस. And your geography says that India should have a two front security concern plus neighborhood entanglement. ये आपकी ज्योग्राफी आपको बता रही है कि that you have a two front neighborhood concern plus you have a neighborhood entanglement plus you also have maritime responsibilities. So maritime responsibilities gives the idea of strategic autonomy, peaceful existence. ये सब reinforce हो जाते हैं आपस में. ठीक. नेक्स्ट क्वेश्चन. What are the philosophical foundations of Indian foreign policy? And इसी से एक क्वेश्चन है. Peaceful coexistence remains the cornerstone of Indian foreign policy. तो ये कर लेते हैं. Philosophical foundation of Indian foreign policy. So philosophical foundation वही सेम. इंट्रोडक्शन कंक्लूजन दोनों में सेम रहेगा. क्यों सेम रहेगा? क्योंकि रॉबर्ट पुट्टनम से आप लिंक कर सकते हो इसको बहुत आराम से. कांति वाजपेयी से आप लिंक कर सकते हो दैट वी हैव अ इंटरनल एडजस्टमेंट प्लस एक्सटर्नल बिहेवियर मैनेजमेंट आल्सो. इज द सेम थिंग. इधर भी सेम है. अभी भी क्योंकि डिटर्मिनेंट ही है. केपी मिश्रा से भी. केपी मिश्रा था उधर, कांति वाजपेयी नहीं था. सो केपी मिश्रा से लिंक कर सकते हो. फिलोसफिकल फाउंडेशन. सो वी हैव अ सिविलाइजेशन एथिक्स. फॉर एग्जाम्पल इंडिया का G20 समिट का लोगो क्या था? वसुधैव कुटुंबकम. दूसरा, इंडिया ऑल्सो बिलीव्स इन द आइडिया ऑफ कॉटिलियन रियलिज्म एंड स्टेट सर्वाइवल. फॉर एग्जाम्पल इंडिया बॉट ऑयल फ्रॉम रशिया because it was realistic. Third, India has always believed in the idea of the philosophical foundation is always anti-imperial. So वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट इंक्लूड कर सकते हो. चौथा, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का फिलोसफिकल फाउंडेशन इज इन मोरल इंटरनेशनलिज्म. महात्मा गांधी एंड पंडित नेहरू जी. दिस इज रेस्पेक्ट फॉर सोवरेनिटी. पंचशील में दिखता है अपने को ये. पीसफुल डिस्प्यूट रेजोल्यूशन. जस्ट अ सेकंड. So these are the philosophical foundation of Indian foreign policy. Next foreign philosophical foundation is we have a foreign policy foundation in developmentalism and South-South cooperation. इसमें आप ऐड कर सकते हो एस जयशंकर को. एस जयशंकर हैज रिटन इन द इंडिया वे. भारत मेटल संतोषी लाइन है. इंडिया वे में ही सेज दैट प्रिंसिपल गाइड्स India's objectives but circumstances shapes its choices. ठीक है. इंडिया वे.
नाउ कम्स दी एक और क्वेश्चन है सेम, इसीलिए मैं अलग अलग बता दे रहा हूँ, बस बॉडी बॉडी बता रहा हूँ। इंट्रो कंक्लूजन आर्गुमेंट सब सेम रहने वाले हैं, उन्होंने अलग अलग पूछे हैं, इसलिए बार बार बताना पड़ रहा है। नेक्स्ट इज एक्सटर्नल डिटर्मिनेंट ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी। सो एक बार एक्सप्लिसिटली पूछ चुके हैं, वो अभी पूछा 2023 में शायद। हाँ, एक्सटर्नल डिटर्मिनेंट अभी जो हमने पीछे पढ़े हैं सेम है यही, दैट द स्ट्रक्चर ऑफ इंटरनेशनल सिस्टम determines Indian foreign policy. For example, polarity, power transitions. दूसरा, major power rivalry also determines Indian foreign policy. कैसे करता है? We are a member of both Quad and SCO. This shows that current rivalry is between China and USA. Third, wars and conflict also shapes Indian foreign policy. Wars and conflict. For example, Russia-Ukraine war has shaped Indian foreign policy that India abstained in UN, but India is buying oil. Next, there is also regional security environment which determines Indian foreign policy in neighborhood wala area. कि when there is crisis in India's neighborhood, its foreign policy is impacted dramatically. For example, there is currently China involvement in India's neighborhood, which is determining India's foreign policy. Next, trade interdependence. ये लेटेस्ट से बता रहा हूँ. For example, sanctions is leading to India's closeness. US sanctions is leading to India's EU FTA जो आज अनाउंस कर दिया इन्होंने. आज मीटिंग है, कल फाइनल हो जाएगा. So this shows that external determinants are shaping Indian foreign policy. Next, इसमें ये भी लिख सकते हैं that global, the idea of global commons and transnational challenges also shapes Indian foreign policy. For example, counterterrorism, global cooperation and environment. For example, River Cities Alliance. ना, अब इसका काउंटर आर्गुमेंट आप क्या दोगे? इसका काउंटर आर्गुमेंट आप ये दोगे कि नॉट ओनली एक्सटर्नल बट इंटरनल ऑल्सो डिटरमाइन. इंटरनल हम ऑलरेडी कर चुके हैं. और अगर आपसे उल्टा क्वेश्चन पूछा जाए कि इंटरनल डिटर्मिनेंट, तो आप काउंटर दोगे कि नहीं, इंटरनल नहीं है, एक्सटर्नल भी है. सेम यही आर्गुमेंट उल्टा हो गया. नेक्स्ट, नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. सो देखो, ये जो एक पूरे पेज का चार्ट है, इस एक पूरे पेज के चार्ट में हमने 6 क्वेश्चन किए, जो यूपीएससी ने अलग अलग तरीके से पूछे हैं. बट हमें ये कोशिश करना है कि हम सिमिलर तरीके से उनको लिख सकें, जिससे कि हमारा एफर्ट कम लगे और रिजल्ट ज्यादा आए. बात क्लियर हो रही है कि नहीं? हाँ, यस. सब लोग इतने सुस्त क्यों फिर? यस सर। हम्म. अरे सर इतना अच्छा पढ़ा रहे हैं तो सुनने में ही ज्यादा बड़ाई है। ठीक. देखो, कोशिश मेरी ये है आज कि मुझे कभी खुद कंपैरेटिव पॉलिटिक्स और टू बी समझ नहीं आया, क्योंकि मुझे हमेशा ये लगता था कि हर क्वेश्चन का एक अलग आंसर है. उस चक्कर में मैंने कंटेंट बहुत ज्यादा एक्यूमुलेट किया. देन आई रियलाइज कि नहीं, कंटेंट की ज्यादा जरूरत नहीं है, आपको सेग्रीगेशन की जरूरत है. यही हो रहा है आप सर कि आपका लेक्चर करने के बाद जो मेरा स्थिति है, मतलब एक सेंस ऑफ कंप्लीशन आ जाता है मुझे उस टॉपिक पे, जो कि इतने साल से मैं कर रहा था कभी हो नहीं पाता था, लेकिन अभी जैसे ही आपका मतलब लेक्चर हो जाता है तो लगता है कि एक चीज है, पढ़ लिया है मतलब ये। यही जरूरत है. हमको चाहिए कि हमारे जी पास 2 शीट ऑफ पेज हो मेन से पहले, उस 2 पेज में हमारे 6 से 7 आंसर्स एक साथ एक्यूमुलेट हो रखे हों. एक्सटर्नल डिटर्मिनेंट, इंटरनल डिटर्मिनेंट, जो आया घुमा फिरा के सेम आंसर है. फिलोसफिकल आया, सेम लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ रहा. चलो, नेक्स्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन. Elucidate the implication of the statement. India's policy in the post-Cold War era. Post-Cold War era में we have shifted towards pragmatism and wisdom. देखो, ऐसे क्वेश्चन तो हमेशा याद रखना, अगर आपसे कह रहे हैं कि वो एग्जामिन करो, तो इसको हमेशा काउंटर करना है आपको. ऐसे क्वेश्चंस में काउंटर आर्गुमेंट जाएगा, और क्या जाएगा कि फॉरेन पॉलिसी शिफ्ट नहीं हुई है,
पहले से थी, ऐसी ही थी। ठीक है, आप ऐसे क्वेश्चंस का बनाते हैं इंट्रो। ये वाले क्वेश्चंस यूपीएससी ने अब तक चार चार क्वेश्चन पूछे सेम, तो एक करेंगे और बाकी चार भी इसी के साथ सब पार्ट में हो जाएंगे। चलो, तो इंट्रोडक्शन करते हैं। इंट्रोडक्शन में वी कैन राइट अबाउट केनेथ वॉल्ट्स। केनेथ वॉल्ट का आइडिया ना 2A से निकाला हमने, कि ही सेज इन द थियरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स दैट systematic changes compel states to recalibrate behavior to survive and prosper. सो इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी थी जो 1991 में हमने चेंज करी, इट इज वेरी मच इन लाइन विद द आइडिया ऑफ केनेथ वॉल्ट्स, दैट जो भी सिस्टमेटिक चेंजेस होंगे वो डिटरमाइन करते हैं, वो स्टेट को फोर्स करते हैं कि आप अपनी बिहेवियर पॉलिसी, अपनी पॉलिसीज को आप चेंज करिए। तो सिस्टमेटिक चेंजेस समझो पहले क्या हुए थे। रशिया का कोलैप्स, पहला सबसे बड़ा सिस्टमेटिक चैलेंज, कोलैप्स ऑफ नॉट रशिया बट यूएसएसआर। कोलैप्स ऑफ यूएसएसआर किससे क्या हुआ, इंडिया लॉस्ट अ अम्ब्रेला, सिक्योरिटी अम्ब्रेला बेसिकली। दूसरा सिस्टमेटिक चेंज क्या हुआ, दूसरा सिस्टमेटिक चेंज उस टाइम पे हुआ कि चाइना जो था, इट गॉट वेरी क्लोज विद यूएस। सो इंडिया को चाहिए था कि अब वो अपने शेल से बाहर निकले, क्योंकि अब तक तो हम नाम नाम कर रहे थे, बट सिंस योर सिक्योरिटी अम्ब्रेला इज गॉन, यू कैन नॉट बी रिलाइंग ऑन अ थर्ड वर्ल्ड बेस्ड अलायंस। So इंडिया वांटेड कि यार अब हमें भी ग्लोबल एक्सपेंशन की तरफ जाना चाहिए। In 1982 to 85, Deng Xiaoping became the premier of China, and he launched the policy that abide by your strength, that अपनी स्ट्रेंथ आप बिल्ड करो पहले, उसके बाद वर्ल्ड को शो करना। 2008 में जब चाइना में ओलंपिक हुआ, चाइना ने अनलीश किया अपने आप को एज अ ग्लोबल पावर। इट शोज कि इंडिया को 1991 में अकल आ गई थी कि अब हमको चाहिए कि हम एक्सपेंड करें। तो ये थे सिस्टमेटिक चेंजेस ना। अब आपको बताना है बॉडी। सो इन बॉडी यू विल राइट कि इंडिया ने क्या क्या चेंजेस किए, which reflect that Indian foreign policy is now becoming pragmatic and wisdomful. The first, we came out of the idea of ideological posture to interest-based strategic autonomy. So India moved from moralistic language, जो इंडिया कोल्ड वॉर में मोरालिटी की बातें करता था कि थर्ड वर्ल्ड को एक साथ आ जाना चाहिए, इंडिया सेड नो, वी विल गो फॉर स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी एंड इंटरेस्ट बेस्ड अलायंस करेंगे। अब हम इंटरेस्ट बेस्ड अलायंस का मतलब क्या है, फॉर एग्जांपल वी want for linkages with ASEAN. In 1995, India also started its foreign relationship with Israel, which is in a way trying to get close to USA. किसी कंट्री को यूएस के क्लोज जाना है, इजराइल के पास चले जाओ। तो सी राजा मोहन इसको बोलते हैं दैट दिस शिफ्ट, सी राजा मोहन, दिस शिफ्ट इन पॉलिसी इज शिफ्ट टू पावर माइंडेड रियलिज्म। पहला शिफ्ट ही हो गया। दूसरा शिफ्ट, the economic diplomacy in 1991, it became the main instrument of power. Main instrument of power. Why? Because we had a financial crisis in 1991 and India realized कि if अगर इसने अपने मार्केट को आज ओपन नहीं किया, so it will have a second crisis very soon. So India realized कि now we need to be export driven and we need to be import driven. Import किसका करना है, पैसे का, मनी का, एफडीआई का। एक्सपोर्ट क्या करना है, गुड्स का, सर्विसेज का। सो पैसा बाहर से आना जरूरी है। एंड दिस इज नाउ विजिबल इन, फॉर एग्जांपल इंडिया का जो कलेक्टिव टोटल एक्सपोर्ट है, इट हैज टच्ड अराउंड 825 बिलियन इन 2025। तीसरा, इंडिया बिकेम अ सिक्योरिटी pragmatic नेशन। व्हाई सिक्योरिटी pragmatic नेशन कैसे हो गए हम, वी वेंट टू द थियरी ऑफ डेटरेंस। डेटरेंस की थियरी कब आई है, इंडिया के 1999 के जो पोखरण अटैक था, इट वाज अगेन अ पोस्ट कोल्ड वॉर।
India realized that now it has a nuclear power nation in its neighborhood. It need to up its own nuclear deterrence. We also strengthen our own counter-terrorism posture. ठीक. Next, India went for smarter multilateralism. So before 91, what was happening is we were in a shell of NEM. हमने अपने आप को NEM में रोक रखा था. एंड हम क्या करते थे, जैसे अगर ये इंडिया है आज, सो इंडिया कंसेंट्रिक सर्किल बेस्ड फॉरेन पॉलिसी करता था. इधर इधर बात करो, इधर. ये अगर इंडिया है, सो हमारी फॉरेन पॉलिसी ऐसे चलती थी. अगर ये नेबरहुड है, सो यहाँ इंडिया सबसे ज्यादा एक्टिव रहता था. यहाँ इंडिया उसके बाद एक्टिव रहेगा, फिर इधर रहेगा, फिर इधर रहेगा. करते करते क्या हुआ, वी केम टू लैटिन अमेरिका. इट बिकेम आउट ऑफ साइट. सो इन 1995 the ambassador to Latin America said that Latin America is out of sight and out of mind. जबकि सेम टाइम में चाइना लैटिन अमेरिका पहुंच चुका था, बिकॉज इट न्यू कि जो फ्यूचर रिसोर्सेज हैं वो लैटिन अमेरिका में सबसे ज्यादा मिलने वाले हैं, बिकॉज लीस्ट एक्सप्लोर्ड कॉन्टिनेंट था वो. सो इंडिया की ने इस फॉरेन पॉलिसी को अपना ड्रॉप किया. एंड अच्छा, और जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं वो कहाँ रहे हैं? थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज यहाँ आ रहे हैं, यहाँ आ रहे हैं और यहाँ आ रहे हैं. एट मैक्स अफ्रीका. इंडिया ने लैटिन अमेरिका वाले का भी काउंट ही नहीं किया अपने साथ. इंडिया सेड नहीं, we'll now go for smarter multilateralism. For example, we got to this BRICS. We formed basic nations country. We formed IPSA. This is smart multilateralism. So from sermonizing to coalition building. Now we are a coalition builder. Next. Post 1991, India also went for neighborhood realism. नेबरहुड रियलिज्म कैसे आया कि इंडिया का गुजराल डॉक्ट्रिन कब आया? 1989 में आया. गुजराल डॉक्ट्रिन ने क्या बोला? दैट यू शुड हैव एंगेजमेंट and you should prioritize your neighbors. But India very soon realized that this foreign policy will backfire India. Why? Because India is getting nothing out of it. So with the changes in foreign policy in 1991 के बाद में 2-3 साल तो इंडिया ने फॉरेन पॉलिसी चलाई. उसके बाद में इंडिया रियलाइज कि अब वी नीड सम स्ट्रक्चर्ड एस्पेक्ट. हमको कोई कंक्रीट एविडेंस चाहिए और कंक्रीट गेन चाहिए अपने नेबरहुड में, वरना हम आप में इन्वेस्ट नहीं करेंगे. इसके एग्जाम्पल क्या है? इंडिया स्टार्टेड इन्वेस्टिंग वेरी हेवीली इन नेपाल. इसके बाद से पहले भी कर रहे थे, बट एस्पेक्ट चेंज कर दिया. दूसरा भूटान. उससे पहले हम क्या करते थे? वी यूज्ड टू गिव ब्लाइंड मनी. देन वी सेड नो, वी विल गिव यू लाइन ऑफ क्रेडिट एंड वी वोंट. अगर आप 50% ले लो लाइन ऑफ क्रेडिट, 50% देगा इंडिया पैसा, और उसके बदले लेगा इंडिया ओनरशिप 50% की. दिस इज प्रैक्टिकल रियलिज्म नेबरहुड में. उससे पहले हम पैसा दे रहे थे, and it backfired very heavily on India. Now, अब आपको बताना है इसका काउंटर आर्गुमेंट. काउंटर आर्गुमेंट आपको ये बताना है कि वी डिड नॉट शिफ्टेड आवर पॉलिसी. इट वाज वेरी मच विजिबल पहले ही. फॉर एग्जांपल, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, NAM इज नथिंग बट अ सिंबल ऑफ स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी. सो व्हेन वी से NAM, देखो NAM में दो बातें हैं. एक है नॉन अलाइनमेंट एज अ फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव, दूसरा है नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट. सो आपको बताना है कि NAM का जो बेसिक फाउंडेशन है वो अल्टीमेटली नॉन अलाइनमेंट पे ही तो है. आज हम कह रहे हैं मल्टी अलाइनमेंट, मल्टी वेक्टर फॉरेन पॉलिसी. नॉन अलाइनमेंट ही था दूसरे शब्दों में. दूसरा क्रिटिक, दैट इंडिया इज ऑलवेज हैविंग स्टेट कैपेसिटी गैप. वी फुलफिल लेस, promises more. So it's, there's a phrase that India promises, China delivers. Next, Indian foreign policy has more of a continuity and less of a change. For example, our foreign policy has always been a line of credit in Afghanistan,
India, rather than gaining strategic, realist, hardcore military agenda, India went for libraries and soft power based foreign policy, which says कि our foreign policy हमेशा चेंज सेम रहती है, कुछ ज्यादा चेंज नहीं हो रहा हमारी फॉरेन पॉलिसी में। आप इसका कंक्लूजन क्या दोगे? आप इसका कंक्लूजन हमेशा वे फॉरवर्ड में लिखोगे। कंक्लूजन में आप लिख सकते हो एस जयशंकर को, ही राइट्स इन द इंडिया वे दैट इंडिया की जो डिप्लोमेसी है, इट मस्ट ट्रांसलेट एस्पिरेशन इनटू capability. Only then our pragmatism will become wisdom. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन इसी पाया हुआ है। हाँ, एक क्वेश्चन ये है कि व्हाट वर दी फैक्टर्स। तो मैंने आपको ये जो फैक्टर्स बताए थे ना, इधर किधर क्या फैक्टर्स, ये जो फैक्टर्स थे, ये राइज ऑफ चाइना, कोलैप्स ऑफ यूएसआर, ये एक सेम क्वेश्चन आया हुआ है। किधर क्या कि व्हाट वर दी फैक्टर्स दैट लीड टू इंडिया चेंजिंग इट्स फॉरेन पॉलिसी इन द पोस्ट कोल्ड वॉर एरा। फॉरेन पॉलिसी क्या चेंज हुई ये तो हमें पता चल गया। अब फैक्टर्स एक बार और जान लेते हैं। इंट्रोडक्शन कंक्लूजन सेम जाएगा, कुछ चेंज नहीं होगा। पहला फैक्टर इज स्ट्रक्चरल शॉक, एंड ऑफ बाइपोलैरिटी हो गई, एंड देयर वाज राइज ऑफ न्यू पावर हायरार्कीज, नथिंग बट एंड ऑफ हिस्ट्री। फ्रांसिस फुकुयामा लिख सकते हैं इसमें बहुत आराम से। सेकंड, देयर वाज इकोनॉमिक क्राइसिस which ultimately led to rise of geo-economics, जो मैंने आपको पीछे बताया था। तीसरा, there was repositioning of India, USA, and USA wanted India to be counterweight to China in Asia. So USA wanted to take a punt on India. Next factor, China's rise, जो हमने अभी पढ़ा। Next factor which led to shift in our foreign policy was there was new security threat that emerged in that era. That was terrorism and cross-border escalations. ठीक, ये फैक्टर्स थे, इसमें से हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं सारे। चलो नेक्स्ट करते हैं। चलो इसको कर लेते हैं। आइडेंटिफाई द एलिमेंट ऑफ चेंज इन इंडियन फॉरेन पॉलिसी। तो पूछ रहा है आपकी फॉरेन पॉलिसी में एलिमेंट ऑफ चेंज है, एलिमेंट ऑफ कंटिन्यूटी क्या है। तो 2013 क्वेश्चन है, एलिमेंट ऑफ चेंज। सो आप इसमें कंक्लूड कर सकते हो, सॉरी इंट्रो कर सकते हो विद हर्षवर्धन श्रृंखला। कौन है हर्षवर्धन श्रृंखला? बताओ। अच्छा, बस चार लोग बचे, बाकी छोड़ के भाग गए। बहुत सही। बताओ, हु इज हर्षवर्धन श्रृंखला? फॉरेन सेक्रेटरी है क्या? एक्स। एक से। So in 2021, he defined Indian foreign policy. वो खुद फॉरेन सेक्रेटरी थे, and he said that Indian foreign policy has more of a continuity and less of a change. एक मिनट, ग्रुप में लिख दे एक मैसेज पहले।
So Harshvardhan Shringla says that Indian foreign policy has more of a continuity and less of a change. यही आपसे क्वेश्चन पूछा उसने एग्जैक्ट। सो इनकी स्पीच 2021 की है, बट उन्होंने क्वेश्चन पहले पूछा हुआ है। अब इसमें आप शिवशंकर मैनन को भी लिख सकते हो। शिवशंकर मैनन says that Indian diplomacy is judgment under constraint. So Indian foreign policy is judgment under constraint. So because of this, we have more of a continuity and less of a change. ठीक, next. So body में पहले बताओगे that what are the elements of change in Indian foreign policy, क्योंकि क्वेश्चन आपसे पूछा है एलिमेंट ऑफ चेंज ही पूछा उसने, तो काउंटर आर्गुमेंट में आप दोगे एलिमेंट ऑफ कंटिन्यूटी। तो जो अब तक हमने पढ़ा है सेम इसमें लिखना है। सो एलिमेंट ऑफ चेंज क्या है? फ्रॉम नॉन अलाइनमेंट इशू टू बेस्ड अलाइनमेंट। स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। हाँ, इशू बेस्ड अलाइनमेंट। इशू बेस्ड अलाइनमेंट, मल्टी अलाइनमेंट। सो यस। फ्रॉम NAM we came to multi-vector foreign policy। दूसरा, India is now going towards economic diplomacy more, and it is becoming, and geoeconomics is becoming the central aspect of Indian foreign policy। For example, India UK के सॉरी EU FTA कल अनाउंसमेंट हो जाएगा, इसीलिए मैं आज बता दे रहा हूँ आपको। ठीक। द थर्ड एलिमेंट ऑफ चेंज फ्रॉम मोरलिज्म फ्रॉम आइडियलिज्म टू प्रैग्मेटिक रियलिज्म। रियलिज्म, भाई मोरलिज्म टू रियलिज्म कर सकते हैं। सो प्रीवियसली इंडिया वाज टॉकिंग अबाउट इट्स वैल्यू सिस्टम, लैंग्वेज ऑफ वैल्यूज, बट नाउ इंडिया टॉक्स अबाउट द आउटकम। फॉर एग्जांपल, NAM has no concrete outcome, so now India is not regularly participating in NAM. It is going for Voice of Global South Summit, counterweight to NAM, because India know कि NAM में कुछ नहीं हो रहा अभी। Next, in the nature of security, we have shifted from restraint to calibrated deterrence. For example, before 2016, India never replied Pakistan in a deterrent manner, but post 2016, post Uri attack, India has been replying Pakistan vehemently, and this is known as hyper realism। इसको hyper realism ही बोलते हैं अभी। 2025 का क्वेश्चन भी उन्होंने इसी में बना दिया। Next, the next element of change is from a regional hesitation to ग्लोबल। competitive neighborhood strategy। Now we have a competitive neighborhood strategy which is focusing on connectivity plus incentives plus security। For example, Operation All Clear with Bhutan, All Out with Bangladesh, ये जो हुए operations हमारे। Next element of change is from defensive rule taker। फ्रॉम फेंस ईटर टू विश्वगुरु। विश्वगुरु बेटर वर्ड है रूल शेपर। विश्वगुरु सब जीएस में जाता है, ऑप्शनल में इन सब का बड़ा नेगेटिव वो है टर्मिनोलॉजी है सब। नेक्स्ट नेक्स्ट चेंज इज नाउ वी आर आल्सो ऑप्टिमाइजिंग टेक्नोलॉजी इन पब्लिक डिप्लोमेसी। सर आप डिफेंसिव कुछ तो बोल रहे थे फिर बीच में ही रुक गए। हाँ, कुछ तो डिफेंसिव बोल रहे थे फिर आपने बंद कर रुक गए आप। कौन बोल रहे थे? आप डिफेंसिव कुछ एक पॉइंट बोल रहे थे फिर आप वो शिवम बोला ना कुछ तो रह गया वो। डिफेंस से कहाँ बोल रहे थे कुछ? ये फ्रॉम फ्रॉम जो लिखा है ना वहां पे ये यहाँ, नीचे ही लास्ट पॉइंट। फ्रॉम डिफेंसिव टू रूल शेपर, अच्छा, ये फ्रॉम रूल टेकर टू रूल शेपर। ओके। तो डिफेंसिव आया था लेकिन उसमें कुछ बोल रहे थे वो रुक गए फिर। ठीक है सर। पता नहीं, मुझे नहीं याद अभी। चलो, तो now we are also focusing on technology in public diplomacy। For example, before this Operation Vande Bharat,
अजय, कावेरी, गंगा, वी नेवर हैड सच ऑपरेशंस पहले इस स्केल पे जाके। अब तो whenever there is crisis in any nation, India is always evacuating them proactively. Now, what are the elements of change in Indian foreign policy? Sorry, element of continuity. Continuity is पहला is strategic autonomy is a method. It is not a outcome. It is a method. So पहले भी वही था, आज भी वही है। पहले India was for NAM, now India is for balance between SCO and Quad. So C. Rajamohan says that the balance of Indian foreign policy is the continuity of autonomy. Next, we never compromise our sovereignty and external interference. For example, on Kashmir, India has a same stance. In 1948, also we had the same stance. Today, also when Donald Trump intervened, India said no. It is a matter of Indian sovereignty. So no external interference is allowed. Next, Indian foreign policy has always the agenda of development. Previously, also we were going for development. Now, also we are going for development. India always has a commitment to multilateralism. For example, India's role in NAM, sorry, not in NAM, but NAM तो बहुत बार लिख चुके हैं, तो NAM रिपीट नहीं करेंगे। इंडिया का फॉरेन पॉलिसी इन यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस 1991 से पहले भी सुपर एक्टिव इंडिया, and now also is India again super active. So this shows that our foreign policy has the element of continuity also with change. Change इसलिए हो रहा है क्योंकि एक्सटर्नल डिटर्मिनेंट चेंज हो रहे हैं। कंटिन्यू इसीलिए बिकॉज इंडिया के जो सिविलाइजेशन इथोस हैं वो आज भी सेम है। तो आप इसमें लिख सकते हो दैट कंक्लूजन में यू कैन राइट विद that Indian foreign policy has evolved from positions to performance, and it is a study conversation. It is a conversation of national potential. It is a conversion of national potential into diplomatic capability. Diplomatic capability. श्याम शरण श्याम शरण ने ये लिखा है इन हाउ इंडिया सीज द वर्ल्ड, हाउ इंडिया सीज द वर्ल्ड इज अ गुड बुक, सीज द वर्ल्ड। ठीक, just give me 1 second. स्क्रीन दिख रही है? यस सर। यस सर, दिख रही है। चलो नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया की करंट फॉरेन पॉलिसी मार्क्स सिग्निफिकेंट क्वालिटेटिव शिफ्ट देन दैट ऑफ अ प्रीवियस रिजीम। हो जाएगा? यस सर। सेम है। तो पूछना है कंटिन्यूटी और एलिमेंट ऑफ चेंज क्या है, बस लैंग्वेज उन्होंने चेंज करी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक और क्वेश्चन है, चलो ये कर लेते हैं। सो क्वेश्चन ये है, वुड यू कॉन्कर विद द व्यू दैट ऑफ लेट इंडिया की फॉरेन पॉलिसी हैज बीन अ ट्रांजिशन मोड फ्रॉम नेहरूवियन टू न्यू लिबरलिज्म? सपोर्ट योर आंसर्स। इसका एक और क्वेश्चन और है सेम इसी पे ही, दैट न्यू लिबरलिज्म नाउ डोमिनेट इंडियन फॉरेन पॉलिसी। हाँ ये रहा, चलो इसको करते हैं, अगला वाला चीज हो जाएगा। Comes the next question. Do you agree with the view that Indian foreign policy is increasingly being shaped by the new
liberal outlook. So, new liberal outlook. Now, इंट्रोडक्शन देखो, ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा कोशिश करो कि आप न्यू लिबरलिज्म डिफाइन ही कर दो, जैसे कि एक आपका डेफिनेशन बेस्ड इंट्रो हो जाएगा अलग से। बाकी जगह पे डेफिनेशन बेस्ड इंट्रो है नहीं इतने, यहाँ पे बैठ जाता डेफिनेशन। सो आप इसमें न्यू लिबरलिज्म को सीधा सीधा डिफाइन कर सकते हो, या फिर आप दूसरा ऑल्टरनेटिव यू हैव ऑप्शन टू राइट अबाउट रॉबर्ट के ओवेन का कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस। दैट कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस इज लीडिंग टू इंडिया अडॉप्टिंग टू न्यू लिबरल आउटलुक। तो आप दोनों तरीके से इसको स्टार्ट कर सकते हो। नेक्स्ट कम्स द बॉडी। बॉडी में पहला आपको सवाल है कि हाउ न्यू लिबरल आउटलुक इज शेपिंग इंडियन फॉरेन पॉलिसी। सो नाउ वी आर गोइंग फॉर development first policy, first foreign policy and diplomacy, and we have a single most objective of growth. For example, India EU FTA, India New Zealand FTA. So this shows that India now believes that it cannot be limiting itself to signing free trade agreement with developing nations. Why? Because to get the latest technology, we need to sign FTA with developed nations. So India is not restricting itself. India is signing FTA with UK, signed FTA with New Zealand, signed FTA with UAE. This clearly indicate that now we are going for development first foreign policy, which is a neoliberal policy, foreign policy. अगर सोशलिस्टिक होती तो ग्लोबल साउथ के साथ कर रहे होते हम एफटीए साइन, बट नहीं, हमने कहा नहीं, हमारी नीड है आगे जाना। सो इफ इंडिया इज साइनिंग, अभी एफटीए जो हो जाएगा कल अनाउंसमेंट है उसकी। सो मतलब अभी तो लीक हुआ है कुछ डॉक्यूमेंट दैट दे आर सेइंग दैट ऑन ऑटोमोबाइल अभी 110% टैक्स लगता है, इंपोर्ट ड्यूटी लगती है। इट विल बी रिड्यूस टू 40% ऑटोमोबाइल सेक्टर पे, जो यूके से ईयू से कार्स आती हैं। लार्जेस्ट बेनिफिशियरी क्या होगा इसका? स्कोडा, वोक्सवैगन, मॉरिस गैराज ऑल्सो, यूके से करते हैं चैनलाइज अपनी गाड़ियों को। तो दीज थ्री ब्रांड्स विल बी द लार्जेस्ट बेनिफिशियरी। इन तीन की जो टेक्नोलॉजी है वो इंडिया में आएगी, इनके प्रोडक्शन लाइन इंडिया में सेटअप होंगे। स्कोडा का तो है भी पुणे में, प्रोडक्शन लाइन इंडिया में सेट होंगे, टेक्नोलॉजी इंडिया में आएगी, लेबर मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में शुरू होगी, विच विल अल्टीमेटली लीड टू इंडिया गेनिंग द टेक्नोलॉजी, इंडिया गेनिंग एम्प्लॉयमेंट, इंडिया गेनिंग द एक्सपोर्ट पोटेंशियल ऑल्सो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सुजुकी देखो, सुजुकी एंड हुंडई, हुंडई हुंडई की 70% मैन्युफैक्चरिंग वर्ल्ड की इंडिया से होती है, एंड द एक्सपोर्ट सुजुकी सुजुकी मारुति सुजुकी की ग्रैंड विटारा और ये बलिनो अफ्रीकन नेशंस में एक्सपोर्ट की जाती हैं, और पूरे ग्लोबली एक्सपोर्ट की जा रही हैं ये दोनों गाड़ियां। फ्रॉन्क्स भी एक्सपोर्ट की जा रही है, इंडिया में बन के ग्लोबल में एक्सपोर्ट हो रही हैं ये कार्स। दिस इंडिकेट कि जस्ट बिकॉज साइनिंग एफटीए हमको न्यू लिबरल पॉलिसीज ने बेनिफिट दिया है। लिंक कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो? यस सर। यस सर। Next, trade and FDI is now a foreign policy objective of India. For example, now we measure our foreign policy relations with any nation in terms of trade. हम जब भी जीएस में आंसर लिखते हैं हम हमेशा बात करते हैं ना ट्रेड की, कि इंडिया रशिया आर वेरी क्लोज बट दे हैव अ ट्रेड ऑफ ओनली $30 बिलियन। इतनी ज्यादा क्लोजनेस है, कितना कम ट्रेड है। इंडिया जापान आर वेरी क्लोज बट दे हैव अ ट्रेड ऑफ ओनली $25 बिलियन। इंडिया चाइना हैव कंपटीशन बिटवीन देम बट दे हैव अ ट्रेड ऑफ $120 बिलियन। So this indicates that this is now a neoliberal where you will have challenges, you will have counter agreements, but you will still trade. गवर्नमेंट क्लैश के बाद में इंडिया ने ऐप बैन किए, ट्रेड नहीं बैन किया। नेक्स्ट, नाउ इसमें आप लिंक कर सकते हो ना राकेश सूद को। राकेश सूद से दैट now the foreign policy, now you evaluate your partnership based on the benefit it gives you in terms of technology, supply chain linkages, industrial ecosystem. This shows that we are ultimately evaluating our foreign policy in the neoliberal regime. Next,
न्यू लिबरलिज्म और कहाँ दिखता है इंडिया का न्यू लिबरलिज्म दिखता है दैट इन ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस, दैट फ्रॉम प्रोटेस्ट टू पार्टिसिपेशन। इंडिया बिफोर 2004 was busy in WTO in opposing the agriculture का जो जितना भी सब्सिडी पे इनका लगता है टैक्स, डी मिनिमिस का जितना भी क्लॉज होता है। बट इंडिया पोस्ट 2004 हैज बीन ऑलवेज बिजी विद ग्लोबल साउथ टू गेट अ पीस क्लॉज। तो दिस शोज कि अगर हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो हमारे बेनिफिट में चीजें आएंगी कैसे। हमने पीस क्लॉज ले रखा है एग्रीकल्चर पे, ठीक। एंड इसमें आप लिंक कर सकते हो डेनी रॉड्रिक्स को। क्या है डेनी रॉड्रिक्स का आइडिया, बताओ बताओ। तो ट्रिलेमा वाला। हाँ जी। सो इंडिया इज परफेक्टली बैलेंसिंग द ग्लोबलाइजेशन ट्रिलेमा। हम नेशंस के साथ में इंटरडिपेंडेंस कर रहे हैं, हम ग्लोबलाइजेशन की सप्लाई चेन से भी लिंक हो रहे हैं, और हम अपनी सोवरेनिटी भी बचा के चल रहे हैं। मतलब ऐसा डैनी रोड्रिक ने कहा था कि हम कह रहे हैं कि ट्रिलेमा परफेक्टली बैलेंस हो रहे हैं। डैनी रॉड्रिग्स ने कहा था कि आप ग्लोबलाइजेशन अगर करोगे तो ट्रिलेमा हाँ होगा। हाँ उनका हाँ। आइडिया ट्रिलेमा का, हम कह रहे हैं कि इंडिया ने उस ट्रिलेमा को ओवरकम कर लिया है। काउंटर कर रहे हैं उनको सही हम है। काउंटर कर रहे हैं उनको। नेक्स्ट इज, यू कैन राइट इन दी, इसका काउंटर आर्गुमेंट है, काउंटर आर्गुमेंट नहीं होगा, इसका होगा स्ट्रेस टेस्ट। स्ट्रेस टेस्ट क्या है इसका, कि सिंस वी आर ओवरली लिंक्ड, so now trade is being used as a weapon. Why? Because of over linkages। इसमें आप लिंक कर सकते हो सुजैन स्ट्रेंज को। सुजैन स्ट्रेंज का आर्गुमेंट है ना कि मार्केट जो है वो न्यूट्रल नहीं है। मार्केट्स आर नॉट न्यूट्रल, दे आर इंस्ट्रूमेंट ऑफ पावर। So for example, in August 2025, US said that India will have 50% of tariff। 25% लगेगा रेसिप्रोकल, और 25% लगेगा बिकॉज यू आर ट्रेडिंग विद रशिया। तो इट इज अ पेनल्टी। अब कल को अगर अखबार में आए कि ये पेनल्टी 50% की है, तो याद रखना कि 25-25 दो में हिस्सों में लग रहा है ये। ठीक है, अब इसके बाद में आप एक और आगे आगे आर्गुमेंट दोगे कि इंडियन फॉरेन पॉलिसी है वो सिर्फ और सिर्फ न्यू लिबरल नहीं है, इट इज ऑल्सो डेवलपमेंटल। फॉर एग्जाम्पल, वही ग्लोबल साउथ के आर्गुमेंट दोगे अब आप सारे, कि हम ग्लोबल साउथ की बातें रखते हैं ऑन एनवायरमेंटलिज्म, ऑन एग्रीकल्चर, ऑन डेवलपमेंटल प्रायोरिटीज। इंडिया इज ऑल्सो नाउ बिकमिंग अ ग्लोबल एक्सपोर्टर of developmental technology। फॉर एग्जांपल यूपीआई, एग्री स्टैक, आधार का जैम ट्रिनिटी को एक्सपोर्ट कर रहे हैं हम लोग बाकी और नेशंस में। कंक्लूजन क्या कर सकते हो आप इसका, कंक्लूजन में आप लिख सकते हो दैट, कंक्लूजन कर सकते हो विद श्याम शरण से कर सकते हैं इसका कंक्लूड हम। श्याम शरण से दैट इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है, इट वर्क्स बेस्ट व्हेन देयर इज अ ब्लेंड ऑफ ग्रोथ ओरिएंटेड engagement with hard headed realism। इंडिया की फॉरेन पॉलिसी जब ये दो चीजें हो जाती हैं तो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी बेस्ट वर्क करती है। सर चलो, ग्रोथ ओरिएंटेड। हाँ, ग्रोथ ओरिएंटेड एंगेजमेंट प्लस हार्ड हेडेड रियलिज्म। ओके। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मेजर फीचर्स ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी इन द 21st सेंचुरी। ये तो हो ही जाएगा अब, बताओ इतने कंटेंट से आंसर बन जाएगा कि नहीं बनेगा। तो बन जाएगा। स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है, जियो इकोनॉमिक स्कोर पे आ गई है, टेक्नोलॉजी इकोनॉमिक सिक्योरिटी हो गई है, मैरिटाइम सिक्योरिटी हो गई है, लिंकेजेस हो गए हैं हमारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वुड यू concur with the view that of late Indian foreign policy has been a transition mode from Nehruvian to neoliberalism। अब ये हो जाएगा,
बताओ। यस सर, वो नेहरूवियन में तो पंचशील वाले आर्गुमेंट आ जाएंगे सारे। वो और जो यहाँ काउंटर आर्गुमेंट पड़े हैं वो सारे ऊपर चले जाएंगे, बाकी नीचे आ जाएंगे। न्यू लिबरल आप बताओगे कि डेवलपमेंटल फर्स्ट हो गई है, ट्रेड एफडीआई डिप्लोमेसी हो रही है, नेटवर्क की इंटरडिपेंडेंस हो रही है। फिर देन आप काउंटर दोगे कि नहीं, आज भी नेहरू की जो कोर है वो परसिस्ट कर रही है, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है, वी ऑलवेज बिलीव इन नॉर्मेटिव आइडियाज, वी बिलीव इन डेवलप डिप्लोमेटिक वॉइस बियॉन्ड द वेस्ट। आज भी सेम है, ये सेम आंसर लिखना है आपको इसमें भी। डिटो सेम आंसर है, कुछ चेंज नहीं होगा इसमें भी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फेडरल यूनिट्स। चलो फेडरल यूनिट कर लेते हैं, बट ये विज विज बांग्लादेश है, तो इसको नहीं करेंगे, हम बड़ा वाला क्वेश्चन करेंगे। इसमें ऑटोमेटिकली बांग्लादेश कवर हो जाएगा हमारा। हम्म ये 2021 का क्वेश्चन है कि हाउ डज द कंस्टिट्यूएंट स्टेट influence the foreign policy making process in India? So, role of states. This is nothing but para diplomacy. So, अब आपके पास इस इंट्रोडक्शन के लिए दो ऑप्शन, या तो पैरा डिप्लोमेसी डिफाइन कर दो, जो सब करने वाले हैं। दूसरा ऑप्शन, आप क्वेश्चन को फिर से पढ़ो एंड देन यू विल गेट आइडिया हाउ डू द कंस्टिट्यूएंट स्टेट इन्फ्लुएंस द फॉरेन पॉलिसी मेकिंग इन इंडिया। एक बात बताओ, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फॉरेन पॉलिसी कहाँ लिखी हुई है? सेंट्रल में। लिस्ट कौन सी है? टीपीएस पे आर्टिकल 51। लिस्ट 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 सेंट्रल लिस्ट है सर। यूनियन लिस्ट, एंट्री नंबर 14। ठीक, विच शोज, आप इसका इंट्रोडक्शन ऐसे बनाओ कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अंडर यूनियन लिस्ट एंट्री नंबर 14 इंडियन फॉरेन पॉलिसी हैज बीन written, which shows that the Indian foreign policy is the core arena of center, but India is also a federal state with the states as not the organs of the center but having the independent jurisdiction and a vision of development. So now they also become the federal agents in foreign policy. ठीक, आप इसमें आप सी राजामोहन भी लिंक कर सकते हो। सी राजामोहन सेज दैट इंडियन फॉरेन पॉलिसी इज नथिंग बट फेडरलाइज्ड इन प्रैक्टिस। अगर फेडरलिज्म कहीं प्रैक्टिस में देखना है तो इंडियन फॉरेन पॉलिसी में मिल जाएगा आपको वो। कम्स द बॉडी। हाउ डज द कंस्टिट्यूएंट इन स्टेट्स इन्फ्लुएंस? वन इज नेबरहुड पॉलिटिक्स, border state act as a foreign policy stakeholder. For example, West Bengal with Bangladesh. लैंड एक्सचेंज के Hmm? लैंड एक्सचेंज हुआ था ना, इनक्लेव हुए थे 100 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। Hmm. तो Tamil Nadu with Sri Lanka, Punjab with Pakistan. For example, Kartarpur corridor. Bihar with Nepal. For example, Madhesi ka issue. Northeastern states with Myanmar. For example, free movement regime. ये मूवमेंट regime This clearly showed that our neighbor, our constituent states are influencing the making of Indian foreign policy. Free movement regime हमें लाने की क्या जरूरत थी? But since we have ethnic ties, we wanted to have a free movement regime or of our tribes. तो ये हो गया neighborhood politics. दूसरा, there is also rise of economic federalism.
इकोनॉमिक फेडरलिज्म कैसे है? इट इज नोन एज इन्वेस्टमेंट डिप्लोमेसी। फॉर एग्जाम्पल, वाइब्रेंट गुजरात समिट। हम्म। दूसरा, और सर एक था सर कंसेप्ट ऑफ सिस्टर स्टेट। क्या कर हाँ, सिस्टर स्टेट अलायंस, हाँ, सिस्टर स्टेट भी लिख सकते हैं इसमें। नेक्स्ट, state are also relevant because now have a diaspora politics, and domestic states are a crucial element when it comes to diaspora. For example, हमारा जितना भी गल्फ से पैसा आता है, केरला इज अ इम्पोर्टेंट स्टेक होल्डर इन इट। केरला के 10 लाख वर्कर हैं गल्फ स्टेट में। सो वी लॉन्च ऑपरेशन कावेरी। कहाँ के लिए लॉन्च किया था? सूडान के लिए। वाई? बिकॉज इंडिया के स्टेट्स का प्रेशर था कि आप वहां से हमारे सिटीजन को निकालो। दूसरा, पंजाब का डायस्पोरा इन कनाडा, इट शेप्स इंडिया की अप्रोच टुवर्ड्स खालिस्तान की जितनी भी टेंशन है। ठीक है। तीसरा, यूएसए में भी देर इज तो है। ऑल्सो, हाँ, यूएसए में भी तो है। यूएसए में भी है गुजराती। और गुजराती और वो हिंदी दोनों है। न्यूक्लियर वाला जो डील हुआ था उसमें इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था। हाँ, इसमें आप लिख सकते हैं अमिताभ बट्टू को मट्टू को लिंक कर सकते हैं। ही सेज दैट इंडिया दिस इज नथिंग बट डायस्पोरा ड्रिवन पैरा डिप्लोमेसी। ठीक है। सिक्योरिटी एंड जियो स्ट्रेटेजी इन्फ्लुएंस भी हमारी स्टेट्स का। वाई? लद्दाख इज नाउ सेंट्रल टू इंडियाज चाइना पॉलिसी post 2020. Whenever there is a protest in Ladakh, we always treat it as very sensitive to national security. ठीक। नेक्स्ट इज क्रिटिक। क्रिटिक आप बताओगे, देर इज पॉलिटिसाइजेशन। फॉर एग्जाम्पल, तीस्ता हम आज भी साइन नहीं कर पाए बिकॉज ऑफ अपोजिशन ऑफ द वेस्ट बंगाल। नेक्स्ट, देर इज इनकंसिस्टेंसी। फॉर एग्जाम्पल, स्टेट्स लाइक गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटका, they are very active globally, but states like UP, Bihar, Rajasthan, they are backward states when it comes to global investment summit. They are not able to attract investors. Third critique, there is lack of institutionalizations. India is lacking a proper seat of states in MEA. कैपेसिटी डेफिसिट तो फिर है ही है लास्ट में। चलो, कंक्लूजन में हम क्या लिख सकते हैं? कंक्लूजन में लिख सकते हैं हम विद दैट वी कैन कंक्लूड विद सी राजामोहन। सी राजामोहन says that the inclusion of states enhances the foreign policy legitimacy, adaptability in complex neighborhood. ठीक। अब क्वेश्चन है पीछे वाला, देखते हैं दोबारा। बांग्लादेश वाला, ये अभी से अटेम्प्ट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? क्वेश्चन है, फेडरल स्टेट्स आर क्रिटिकल इन द मेकिंग ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी। बताओ हो जाएगा कि नहीं? आप बताओ। फिर रिपीट करेंगे, और सुनाई नहीं दी। फॉरेन फेडरल स्टेट्स आर फेडरल यूनिट्स आर क्रिटिकल इन द मेकिंग ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी। यस सर, यही है यस, आपने लिखा यस है। भाई। नेक्स्ट, एक क्वेश्चन है, बड़ा ऑकवर्ड क्वेश्चन था 2018 के लिए, दोबारा कभी नहीं आएगा, बट थोड़ा सा सुन लो। आईसीसीआर। आईसीसीआर। पता नहीं क्यों पूछा उन्होंने, अब दोबारा पता नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा, बट यू नेवर नो, आ जाए तो हमें तैयार रहना चाहिए। इंट्रोडक्शन में आईसीसीआर के आप लिख सकते हो सॉफ्ट पावर, जोसेफ नाई का। दूसरा, आप इसमें लिख सकते हो विद, यू कैन ऑल्सो राइट अबाउट शशि थरूर, ही राइट्स इन पैक्स इंडिका।
He says that ICCR is one of the most effective instrument of cultural diplomacy, which is crafting India का global image through sustained cultural, educational, and academic outreach. शशि थरूर, पैक्स इंडिका। ठीक है। क्वेश्चन था रोल ऑफ आईसीसीआर। सो रोल ऑफ आईसीसीआर क्या है? इज द एंकर ऑफ इंडिया का सॉफ्ट पावर। दूसरा, इट ऑल्सो ऑपरेट कल्चरल सेंटर्स। फॉर एग्जाम्पल, आईसीसीआर currently has more than 40 cultural centers worldwide in Paris, Berlin, Tokyo. These are some centers. तीसरा, it also provides scholarship, so which ultimately lead to strengthening the soft power, the education-based soft power of India. For example, it runs a program which is known as Gen Next Democracy Network Program. इसमें ये क्या करते हैं कि ये यंग पॉलिटिकल लीडर्स को अदर कंट्रीज से बुलाते हैं अपने स्पीचेस वगैरह में। नेक्स्ट, इट ऑल्सो सेलिब्रेट्स फेस्टिवल डिप्लोमेसी। फॉर एग्जाम्पल, इट रेगुलरली ऑर्गेनाइज फेस्टिवल ऑफ इंडिया। ये इवेंट ऑर्गेनाइज कराती है अलग अलग नेशंस में हर साल। सो इसमें आप ना लिंक कर सकते हो, वी कैन लिंक विद निसिम एजिकील्स। इनका आइडिया है अबाउट कल्चरल इंटरनेशनलिज्म। सो आईसीसीआर इज cultural internationalism. It also strengthens India global partnership through culture. For example, जितना भी हमारा ये होता है ना समिट, इंडिया पैसिफिक आइलैंड कल्चरल डिप्लोमेसी, फिपिक समिट, ये सब करता है। नेक्स्ट, लिमिटेशन क्या है इसके? द प्राइमरी इज लैंग्वेज एंड डिप्लोमेसी गैप। We have very much dominance of ICCR where Hindi is the one of the languages, but in nations like Latin America जहाँ हिंदी डोमिनेट नहीं करती, वहाँ ICCR का पेनिट्रेशन बड़ा वीक रहता है। नेक्स्ट, देयर इज अ परसेप्शन चैलेंज। परसेप्शन इसीलिए दिक्कत है। परसेप्शन में अब दो इश्यूज हैं। पहला परसेप्शन का इशू है कि व्हेन द नेशन सी इंडिया का कल्चर प्रोजेक्शन, दे ऑलवेज बिलीव दैट इट इज अ स्ट्रेट ड्रिवन कल्चरल एजेंडा। दूसरा, ड्यू टू द हाई अमाउंट ऑफ माइग्रेशन फ्रॉम इंडिया टू अदर वेस्ट नेशंस, दिस लीड टू अ वेरी नेगेटिव इमेज। जितना हमने डंकी रूट यूज किया, उससे इंडिया की एक नेगेटिव इमेज परसीव होने लगी वो नेशंस में जाके। ठीक है। कंक्लूजन में क्या लिख सकते हैं? इट इज वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल सॉफ्ट पावर इंस्टीट्यूशंस। वी नीड टू स्ट्रेंथन आईसीसीआर थ्रू कैपेसिटी, ह्यूमन रिसोर्स, फंडिंग, ये सब। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कम टू मैरिटाइम डिप्लोमेसी इंडिया की। अच्छा, एक क्वेश्चन और है कि द इकोनॉमिक कंटेंट ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी इज इंक्रीजिंगली ग्रोइंग। ये हो जाएगा? यस सर, हो जाएगा ये वाला तो। सेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इकोनॉमिक इंटरेस्ट हैज इमर्ज्ड एज मेन कंपोनेंट ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी। ये हो जाएगा? यस सर, ये भी हो जाएगा। सेम इसमें क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो, बस वो वर्ड चेंज कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आंसर चेंज होगा, आंसर सेम रहेगा। नेक्स्ट इज, अब दो क्वेश्चन बचे हैं, फटाफट से ये निपटा लेते हैं। तो
इस यूनिट में सबसे बड़ा चैलेंज है आंसर्स को लिखना, क्योंकि हमारे पास कंटेंट है ठीक ठाक इन यूनिट्स का, बट हमारे साथ में इशू ये है कि हम उस कंटेंट को सेग्रीगेट नहीं करते हैं, जिस वजह से सब गायब हो जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट पूरा करते हैं 15 मिनट में। दो क्वेश्चन। हाउ इज इंडिया रिस्पॉन्डिंग टू द आइडिया ऑफ इंडो पैसिफिक? सी सो 2019 का क्वेश्चन है, दोबारा आ सकता है। चलो बताओ, व्हाट इज इंडो पैसिफिक एक्चुअली? इंडो पैसिफिक है क्या? बताओ। देखो, इंडो पैसिफिक जो है ना, ये कोई जोग्राफिकल टर्म नहीं है, हमेशा याद रखना कि इट इज नॉट अ कार्टोग्राफिक आइडिया, बट इट इज अ स्ट्रेटेजिक कंस्ट्रक्ट। किसने दिया था ये? दिस आइडिया वाज गिवन बाय रोरी मेडकाफ, and he said that Indo-Pacific is a single integrated maritime system. Why it is single integrated? Because of trade routes, energy flows, and security. ये तीन चीजें इंडो पैसिफिक वाले सारी कंट्रीज की सेम है, इसीलिए ही said that Indo-Pacific is a single integrated maritime system. ये डेफिनेशन इंडो पैसिफिक की। Now, क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि हाउ इज इंडिया रिस्पॉन्डिंग टू दिस आइडिया बॉडी? सो इंडिया इज रिस्पॉन्डिंग बाय, पहला इज इंस्टीट्यूशनल रिस्पॉन्स। हमने इंस्टीट्यूशन लेवल पे क्या रिस्पॉन्स दिया? द फर्स्ट क्वाड। इज इंडिया, हाँ क्वाड। हाँ, सो क्वाड इज अ फंक्शनल कोलिशन। सो इसमें आप लिंक कर सकते हो शिवशंकर मैनन को। ही सेज दैट इंडिया ऑलवेज प्रेफर अरेंजमेंट दैट एक्सपेंड ऑप्शंस rather than commitment. This is exactly what Quad is. It is expanding our options and it is not for commitment. AUKUS is for commitment. So institutional level पे हमने Quad को functional coalition माना, but we never treated Quad as a alliance. So Quad is not an alliance for India. It is a functional coalition. Functional coalition का मतलब क्या है? हमारी जरूरत है इसलिए हम Quad में हैं. Now again in a recent article अभी 10 दिन पहले ही Shyam Sharan writes that the US foreign policy is now shifting away from Indian foreign Indo-Pacific, which will ultimately lead to weakening of Quad. So India is now left alone in Indo-Pacific. ये recent article है अभी. So ठीक है, पहला इंस्टीट्यूशन लेवल पे हो गया। दूसरा comes the maritime लेवल पे। हम maritime पे रिस्पॉन्स कैसे करते हैं? We have सागर प्लस महासागर अंडर मोदी जी का 3.0। आई डोंट नो व्हाई फॉरेन पॉलिसी में लोग मोदी जी को 3.0 नहीं लिखते हैं, जबकि ट्रम्प का 2.0 लिख देते हैं। अपना भी 3.0 लिखना चाहिए इनको। सो इंडिया का ऑपरेशनल लेवल पे इज वी हैव प्रमोटेड सागर, एंड सागर के अंदर क्या करते हैं हम? सागर के अंदर वी डू मैरीटाइम डिप्लोमेटिक असिस्टेंस प्लस आइलैंड आइलैंड डिप्लोमेसी प्लस कैपेसिटी बिल्डिंग। दिस शोज दैट इंडिया is active in Indo-Pacific. तीसरा, at the level of geoeconomics, India is investing heavily in port, technology, and economic security. For example,
India recently hosted a regional port conference in 2025. So regional पोर्ट कॉन्फ्रेंस 2025 में हुई थी, अगस्त में शायद। ठीक। इंडिया इज ऑल्सो वेरी एक्टिव इन पोर्ट कनेक्टिविटी। अब तो चाबार चला गया, पहले चाबार इसका बड़ा अच्छा एग्जाम्पल था। सबांग अभी भी है इंडोनेशिया का। ठीक है। चौथा, इंडिया इज ऑल्सो मैनेजिंग इट स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी इन इंडो पैसिफिक। फॉर एग्जाम्पल, हर्षवर्धन श्रृंगला said in 2021, he said that, उनसे पूछा गया कि why India is not joining AUKUS. He said that AUKUS is neither relevant to Quad nor it will impact the functioning of Quad. So India will maintain its strategic autonomy and will not go for agreement where there will be hard balancing. Why? Because it involves commitment, and commitment at times lead to compromise of your strategic autonomy. ठीक है। Now, critique. Critique क्या होगा? There is capability and ambition gap. Indo-Pacific, it wants credibility along with capacity. India is lacking in it. Next, we have a China dilemma. So, against, ये तो explain करने की जरूरत भी नहीं। खैर, तीसरा, India also faces multi-alignment stress in Indo-Pacific region. For example, कैसे फेस करते हैं हम? क्वाड वर्सेस ब्रिक्स होता रहता है हमेशा। ठीक है। कंक्लूजन में आप क्या लिख सकते हो? दैट इंडिया इज रिस्पॉन्डिंग टू इंडो पैसिफिक थ्रू नेटवर्क्ड बैलेंसिंग एंड ऑपरेशनल इसको कैसे लेंगे? नेटवर्क बैलेंसिंग कर रहे हैं हम, प्लस ऑपरेशनल लेवल पे हम ऑपरेशनल रीच आउट करते हैं स्मॉलर नेशंस को, प्लस वी आर ऑल्सो प्रमोटिंग जियो इकोनॉमिक इंटरेस्ट। ठीक है। चलो, अब इसी से मिलता जुलता एक और क्वेश्चन है, वो है 2019 का। दैट एग्जामाइन द इंक्रीजिंगली सिग्निफिकेंस ऑफ मैरीटाइम सिक्योरिटी इन इंडियन फॉरेन पॉलिसी। देखो, इंट्रोडक्शन में आप लिख सकते हो, अल्फ्रेड महान से भी लिंक कर सकते हो, दैट नेशन का जो ग्रेटनेस है, इट इज इंसेपरेबल फ्रॉम कंट्रोल ओवर मैरीटाइम कम्युनिकेशन। अल्फ्रेड महान की थियरी। आप स्पाइकमैन भी इसमें इंक्लूड कर सकते हो। ठीक है। समझी बॉडी। क्वेश्चन है कि सिग्निफिकेंस जो है मैरीटाइम सिक्योरिटी का इंडिया के लिए बढ़ गया है। सो पहला वाई, बिकॉज इंडिया हैज अ हाई ट्रेड एनर्जी डिपेंडेंस on maritime routes. For example, 90% of its trade by volume and 70% by value passes through the maritime routes. Second, the China increasing footprint in Indian Ocean region, it converts the Indian Ocean into a competitive theater. For example, China का port access to Hambantota, Gwadar. It shows that India is now competing with China, and China is using its string of pearls to contain India. तीसरा सिग्निफिकेंस क्या है कि इंडिया इज ऑल्सो फेसिंग मैरीटाइम रिस्क इन टर्म्स ऑफ पायरेसी, इंक्रीजिंग पायरेसी इन द इंडो पैसिफिक रीजन। ठीक है। अब आप बताओगे कि हाउ इंडिया इज रिस्पॉन्डिंग। ये तो हो गया सिग्निफिकेंस। तो इंडिया का रिस्पॉन्स, अब जो हमने पीछे पढ़ा है वही सारा रिस्पॉन्स है। सागर एज द फॉरेन पॉलिसी फ्रेम है कि नहीं है? दूसरा, कोलिशन बिल्डिंग कर रहे हैं,
क्वाड कर रहे हैं। तीसरा, मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस कर रहे हैं, वी लोग, वी आर डूइंग इट विद, इसमें तो क्वाड ही सबसे ज्यादा एग्जाम्पल। दूसरा, वी ऑल्सो हैव दिस इंडियन, क्या है वो, इंडियन ओशन रिम कॉन्फ्रेंस, क्या नाम है उसका शॉर्ट फॉर्म का? इंडियन ओशन, नहीं, अरे उसका क्या नाम है जो, इंडियन ओशियन, रिम। नहीं यार, एक ट्रीटी जिसमें इंडिया है, कोलंबो है, ये श्रीलंका है, मालदीव्स है, और अभी उसमें कुछ दिनों पहले एक और नेशन ऐड हुआ था, रिम ऑफ इंडियन ओशियन, क्या नाम है उसका? IOR, आगे कुछ। आईओआर से कुछ नाम है उसका, एग्रीमेंट का, इसको देखना, इंडियन ओशन रिम ऑर्गेनाइजेशन करके कुछ नाम है काउंसिल है उसको। सर, IORC है ए, शायद। आईओआर ए, एसोसिएशन, इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन। हाँ, इंडियन इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन, तो आईओआरए हमने किया है फॉर मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस, कैपेसिटी बिल्डिंग एंड ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस वगैरह के लिए। नेक्स्ट, वी आर ऑल्सो बिल्डिंग, जियो इकोनॉमिक्स के लेवल पे हम पोर्ट कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं, जो पीछे हमने पढ़ा अभी, ठीक है। एंड वी आर ऑल्सो मैनेजिंग आर ऑटोनॉमी, फॉर एग्जाम्पल इंडिया वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ एयूपीएस, जो हमने पीछे पढ़ा है वो रिस्पॉन्स है, ऊपर हमने बता दिया सिग्निफिकेंस है, ठीक है। क्रिटिक क्या हो जाएगा, वही सेम पुराना वाला। कंक्लूजन क्या लिख सकते हैं आप? कंक्लूजन आप लिख सकते हैं दैट मैरीटाइम पॉलिसी इज नो लॉन्गर अ सबसेट ऑफ डिफेंस पॉलिसी, मैरीटाइम पॉलिसी इज नॉट अ सबसेट of defense policy, but it is increasingly the, इसको ऐसे लिखेंगे, ऑर्गेनाइजिंग ग्रामर ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी, ठीक। आज रिकॉर्डिंग ऑन नहीं करी क्या हमने? ऑन है, बच गए, तो किए थे। बच गए। कभी अगर रह जाए रिकॉर्डिंग ऑन करना तो बता देना, कि अल्टीमेटली फिर आप ही लोगों को नुकसान होगा, जिसकी छूटेगी उसकी रिकॉर्डिंग। ओके सर। चलो, अब बताओ, कोई डाउट हो तो करें, फिर वरना वाइंड अप करते हैं। नो डाउट सर। मजा आया? यस यस सर। इसमें सर। तो सर एक ही चीज बार बार लिख रहे हैं, ऐसा लगा। तो यही बेस्ट अप्रोच है कि आप एक ही चीज को बार बार लिखो, रादर देन आप नई चीज हर जगह फिट करो, क्योंकि देखो इसी यूनिट से आना एक ही क्वेश्चन हाँ सर। है ना, ऐसा थोड़ा ना है कि पूरा टू बी इस यूनिट से भर जाएगा। यस सर। तो अब आपके पास जितने आर्गुमेंट है आप सब फिट कर दो एक ही क्वेश्चन के अंदर, जो आपसे पूछे वो। तो बेस्ट अप्रोच यही होती है कि जब आना ही एक यूनिट से एक क्वेश्चन है, सो व्हाई नॉट रिपीट दी आर्गुमेंट्स। ओके सर। चलो, और कोई डाउट, फिर वाइंड अप करें। चलो, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। चलो, ओके, बाय बाय, टेक केयर। बाय सर।